वेलकम बैक इन स्टडी गुरु 99 यूट्यूब चैनल। ध्यान रखिएगा बेटा, पिछले वीडियो में हमने गौरी से जयचंद पराजित हुआ और बेटा मारा गया, ठीक है। और इसके बाद कन्नौज और वाराणसी पर गौरी का अधिकार हो गया था। आज हम सीखेंगे बेटा मोहम्मद गौरी के जो सेनापति थे उन सेनापतियों द्वारा विजित क्षेत्र। तो सबसे पहले बेटा कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में बेटा? कुतुबुद्दीन ऐबक। तो ध्यान रखिएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक जो था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने, किसने बेटा? कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1196 में अजमेर विजय और 1197 में बेटा बदायूं विजय और 1202 से 3 बुंदेलखंड विजय, यानी इसने इतने जगह जीता। और नंबर दूसरा जो था वो था बख्तियार खिलजी। तो ध्यान रखिएगा, बख्तियार खिलजी ने क्या किया था? तो बख्तियार खिलजी ने बिहार विजय और बंगाल विजय, ठीक है। और यही आगे चलकर बेटा बंगाल का शासक बनेगा, बंगाल का नवाब बनेगा। ध्यान रखिएगा, जो महमूद गजनवी, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं आपके लिए बेटा। महमूद गजनवी बेटा, जो महमूद गजनवी था, कौन था बेटा? जो महमूद गजनवी था वो यामनी वंश का तुर्क शासक था। यानी किस वंश का तुर्क शासक था बेटा? तो यामनी वंश का तुर्क शासक था। और महमूद गजनवी ने पहले कश्मीर पर आक्रमण किया था, परंतु यह उसका जो अभियान था वह असफल रहा। कैसा रहा बेटा? असफल रहा। और इसके बाद अगला पॉइंट समझिएगा। अगला पॉइंट कह रहा है कि अलबरूनी बेटा, अलबरूनी का वास्तविक नाम बेटा अबू रेहान था बेटा। अलबरूनी का वास्तविक नाम अबू रेहान था। यह ख्वारिज्म का रहने वाला था, लेकिन गजनी में बेटा, गजनी में क्या हो गया था? बस गया था। अलबरूनी भारत में आकर संस्कृत भाषा में, यानी अलबरूनी जब भारत आया था तो उसने किस भाषा का अध्ययन किया? तो बेटा संस्कृत भाषा का अध्ययन किया। उसी प्रकार बोला गया कि मोहम्मद गौरी संसबानी वंश का तुर्क शासक था बेटा, संसवानी वंश का तुर्क शासक था। इसका वास्तविक नाम शिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी था। इसका वास्तविक नाम क्या था बेटा? तो शिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी था। मोहम्मद गौरी का साधारण सेनापति बेटा, साधारण सेनापति बख्तियार खिलजी ने विक्रमशिला बौद्ध विहार, नालंदा बौद्ध विहार एवं सोमपुर बौद्ध विहार को तहस नहस करके बेटा सैकड़ों बौद्ध भिक्षुओं की हत्या करके बेटा यानी उनको मौत के घाट उतार दिया था। ये बताया गया है इस पॉइंट में। कह रहा है मोहम्मद गौरी ने सर्वप्रथम कुतुबुद्दीन ऐबक को हासी इक्ता प्रदान की, मतलब समझिएगा एक प्रकार की उपाधि प्रदान की। और इसके बाद कहा जाता है कि मोहम्मद गौरी ने सर्वप्रथम बेटा, मोहम्मद गौरी ने सर्वप्रथम हासी इक्ता प्रदान किया था। और 1100 बेटा 1192 ईस्वी के तराइन के द्वितीय युद्ध के बाद मोहम्मद गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को विजित भारतीय प्रदेशों का प्रतिनिधि शासक नियुक्त कर दिया था। यानी बेटा कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत पर बिठाने का काम किसने किया था? तो गौरी ने किया था। किसने किया था बेटा? गौरी ने किया था। इसके बाद अगला पॉइंट समझिएगा। आज से स्टार्ट हो रही बेटा दिल्ली सल्तनत। चलते हैं बेटा दिल्ली सल्तनत। तो दिल्ली सल्तनत बेटा 1206 से 1526 बेटा अर्थात अकबर तक हम चलेंगे। और देखिएगा क्या राजनीति होती है, क्या विशेषताएं होती हैं। तो सबसे पहले देखिएगा दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत बेटा, दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत 1206 से 1526 तक इतिहास का अध्ययन किया जाता है। यानी 1206 से 1526 तक के इतिहास का हम अध्ययन करेंगे। और इन 320 वर्षों के इतिहास में 5 वंश शासन करेंगे। कितने वंश बेटा? 5 वंश शासन करेंगे। सबसे पहले संतलत यानी सल्तनत के राजवंश बेटा, सबसे पहला बेटा गुलाम वंश। कौन सा वंश बेटा? गुलाम वंश 1206 से 1290। इसके बाद बेटा खिलजी वंश। कौन सा वंश बेटा? खिलजी वंश। ध्यान रखिएगा 1290 से 1320। इसके बाद बेटा तुगलक वंश। तुगलक वंश बेटा 1320 से 1414। और सैयद वंश। तो ध्यान रखिएगा सैयद वंश 1414 से 1451। और बेटा लोधी वंश। तो लोधी वंश बेटा 1451 से 1526। ध्यान रखिएगा। आगे मिलेंगे फिर बाबर से। किससे मिलेंगे बेटा? बाबर से। तो ध्यान रखिएगा अगला पॉइंट यहीं पर कह रहा कि गुलाम वंश। तो ध्यान रखिएगा गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक अर्थात गौरी के दास को माना जाता है। यानी एक गुलाम था, इसने इसको खरीदा हुआ था, इसलिए इस वंश का नाम ही रख दिया गया बेटा गुलाम वंश।
यानी इसीलिए इस वंश को दास या गुलाम वंश के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से बेटा? दास या गुलाम वंश के नाम से जाना जाता है। कह रहा है कुछ विद्वान बेटा कुछ विद्वान कह रहा है कि कुछ विद्वान इसे मामलूक वंश का नाम देते हैं। किसका नाम देते हैं बेटा? मामलूक वंश का नाम देते हैं। इसका तात्पर्य ये होता है स्वतंत्र माता पिता की गुलाम संतान। इसे आरंभिक तुर्क वंश नाम से भी जाना जाता था, यानी इसे आरंभिक तुर्क वंश के नाम से भी जाना जाता था। अगला पॉइंट समझिएगा बेटा, कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210 अर्थात यह 4 साल राज्य करता है। कह रहा है यह दिल्ली सल्तनत बेटा कह रहा है कि यह दिल्ली सल्तनत का संस्थापक, बात समझिएगा, यह दिल्ली सल्तनत का संस्थापक एवं मोहम्मद गोरी का दास था। किसका बेटा? एवं मोहम्मद गोरी का दास था। मोहम्मद गोरी ने अपने दासों को पुत्र की तरह माना था। जो मोहम्मद गोरी था वो अपने गुलामों को बेटा पुत्र की तरह मानता था। और कह रहा है कि मोहम्मद गोरी की मृत्यु के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 में स्वतंत्र शासक बना और लाहौर को अपनी राजधानी बनाई थी। किसको राजधानी बनाई थी बेटा? लाहौर को अपनी राजधानी बनाई थी। जब यह स्वतंत्र शासक बना तब दासता से मुक्त नहीं था, इसलिए इसने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की, बल्कि मलिक और सिपह हसलार यानी सिपह हसलार की उपाधियों के साथ साथ शासन किया। यानी मलिक और सिपह हसलार की उपाधियों के साथ साथ शासन किया। समझ में आया ना? अगला पॉइंट समझिएगा। अगला पॉइंट क्या कह रहा है बेटा? तो ध्यान रखिएगा। अब ऐबक की और थोड़ी सी कहानी है, ठीक है? किसकी बेटा? ऐबक की और थोड़ी सी कहानी है। तो देखिएगा है क्या, ध्यान रखिएगा। कहा जाता है कि 1208 में का बेटा 1208 में गजनी ऐबक जो था वो कहाँ जाता है? तो 1208 में गजनी बेटा मोहम्मद गोरी के भतीजे गयासुद्दीन महमूद ने इसकी दासता का मुक्ति पत्र भेजा और इसे सुल्तान की उपाधि प्राप्त की। बात समझिएगा, मोहम्मद गोरी का भतीजा था जिसका नाम था गयासुद्दीन महमूद, और इसी ने इसकी दासता अर्थात इसकी जो दास प्रथा थी, दासता का मुक्ति पत्र भेजा और इसे सुल्तान की उपाधि प्रदान की। कह रहा है मिन्हाज उस सिराज ने इसे हातिम ताई कहा। यानी एक व्यक्ति था जिसका नाम था मिन्हाज उर सिराज, उसने इसको क्या कहा बेटा? हातिम ताई की उपाधि दी। कह रहा कि 1210 में लाहौर में चौगान खेलते समय बेटा ऐबक घोड़े से गिर जाता है और इसकी क्या हो जाती है बेटा? मृत्यु हो जाती है। तो ये कई बार पूछा गया है कि कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कहाँ हुई? तो लाहौर में हुई थी। कब हुई? तो 1210 में हुई थी। किसके कारण हुई बेटा? तो चौगान खेलते समय घोड़े से गिर गया था, जिसके कारण ऐबक की क्या हो गई थी बेटा? मृत्यु हो गई थी। कह रहा कि इस मृत्यु के बाद इसके तथाकथित पुत्र आराम शाह को लाहौर की गद्दी पर बिठाया गया, जो इल्तुतमिश से पराजित होने के पहले 8 महीने तक शासन किया। यानी इसको हरा कौन देता है? तो ध्यान रखिएगा, इल्तुतमिश। कह रहा कि ऐबक की जो उपाधियां थी, तो उपाधियां कौन कौन सी थी? तो ध्यान रखिएगा, ऐबक को बेटा लाखता या लाखबस, हातिम ताई, कुरान ख्वां बेटा कुरान ख्वाजा यानी कुरान ख्वां के नाम से जाना जाता था। ऐबक के दरबारी कौन थे बेटा? तो हसन निजामी और फक ए मुदाबिर बेटा फक ए मुदाबिर नाम था बेटा। अगला पॉइंट समझिएगा, इल्तुतमिश। कह रहा है इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का दास था बेटा। कुतुबुद्दीन ऐबक का दास कौन था बेटा? तो इल्तुतमिश था। ऐबक अपनी दासता से मुक्ति से पहले ही 1206 में इल्तुतमिश को दासता से मुक्त कर देता है। और इल्तुतमिश सुल्तान बनने से पहले कहाँ का बेटा इख्तेदार था? तो ध्यान रखिएगा, कहाँ का इख्तेदार था बेटा? तो बदायूं का इख्तेदार था। कहाँ का बेटा? बदायूं का इख्तेदार था। कह रहा है कि इल्तुतमिश ने बेटा दिल्ली को अपनी राजधानी बनाई। यानी जो इल्तुतमिश था तो उसने क्या किया बेटा? दिल्ली को अपनी राजधानी बनाई। किसको अपनी राजधानी बनाई बेटा? तो दिल्ली को अपनी राजधानी बनाई। अगला कह रहा है कि चंगेज खां की समस्या। पॉइंट समझिएगा, चंगेज खां की समस्या क्या थी? तो ध्यान रखिएगा, 1220 से 21 में मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां ख्वारजिम ने राजकुमार जलालुद्दीन मांग बरनी का पीछा करते हुए भारत की सीमा आ पहुंचता है। इल्तुतमिश ने मांग बरनी को शरण न देकर चंगेज खां के आक्रमण से अपनी रक्षा की थी। यानी इल्तुतमिश जो था, बात समझिएगा, इल्तुतमिश ने क्या किया बेटा? तो
मागबरनी को शरण नहीं दिए, परंतु चंगेज खां के आक्रमण से अपनी क्या की बेटा, रक्षा की। तो इतने पॉइंट समझ में आए ना, इतने पॉइंट समझ में आए ना। आगे देखिएगा नंबर दूसरा, ध्यान रखिएगा, नसरुद्दीन कुबाचा की समस्या। कह रहा है कुबाचा सिंध एवं मुल्तान का प्रभारी था, इसने लाहौर पर अधिकार कर लिया था। 1217 में मंसूरा के युद्ध में इल्तुतमिश ने कुबाचा को पराजित करके लाहौर छीन लिया और 1227 में इल्तुतमिश सिंध मुल्तान पर आक्रमण करके कुबाचा को पराजित किया। कुबाचा अपने जीवन की रक्षा करने के लिए सिंधु नदी में कूद गया और जब कूद गया बेटा तो वो वहीं पर डूबकर मर गया। पॉइंट समझिएगा। अगला पॉइंट चलते हैं बेटा, बंगाल विजय। बेटा कह रहा है कि बंगाल विजय, कह रहा है इस समय बंगाल का शासक गयासुद्दीन तुगलक अर्थात वही था, यानी कौन बेटा, तो ध्यान रखिएगा कौन था, यानी बेटा मोहम्मद गोरी का दास था। देखिएगा गयासुद्दीन बेटा इस समय बंगाल का शासक गयासुद्दीन स्वतंत्र रूप से शासन कर रहा था। 1226 में इल्तुतमिश के पुत्र नसरुद्दीन महमूद ने बंगाल पर आक्रमण किया। युद्ध में गयासुद्दीन पराजित हुआ और मारा गया। इस तरह बंगाल पर इल्तुतमिश का अधिकार हो गया। और क्या कह रहा है बेटा, इल्तुतमिश ने नसरुद्दीन को यहाँ का सूबेदार नियुक्त कर दिया और 1229 में नसरुद्दीन की बेटा मृत्यु हो गई। अगला पॉइंट समझिएगा, इल्तुतमिश ने तुर्की अमीरों का एक विशिष्ट वर्ग का गठन किया। इल्तुतमिश ने तुर्की अमीरों के एक विशिष्ट वर्ग का गठन किया, जिसमें उसने 40 विशिष्ट अमीर सम्मिलित किए थे, जिन्हें तुर्क ए चिहलमानी या 10 चालीसा के नाम से जाना जाता है। तो पेपर में कई बार पूछा गया है बेटा 10 चालीसा का गठन किसने किया था, तो ध्यान रखिएगा 10 चालीसा का गठन किसने किया था, तो 10 चालीसा का गठन बेटा इल्तुतमिश ने किया था। किसने किया था बेटा, तो इल्तुतमिश ने किया था। बेटा 1229 में इल्तुतमिश बगदाद के अब्बासी खलीफा अल-मुस्तानसिर बिल्लाह से मंसूर प्राप्त किया और खलीफा ने इसे सुल्तान आजम या महान शासक की उपाधि दी। इल्तुतमिश ने शुद्ध अरबी प्रकार के सिक्के प्रचलित किए, जिसमें चांदी के टंका तथा तांबे की जीतल नामक मुद्रा थी। तो कई बार पूछा गया है चांदी के टंके किसने चलाए थे, तो इल्तुतमिश ने चलाए थे। किसने चलाए थे बेटा, इल्तुतमिश ने चलाए थे। और बेटा तांबे की जीतल नामक मुद्रा किसने चलाई थी, तो जीतल नामक मुद्रा भी किसने चलाई थी बेटा, तो जीतल नामक मुद्रा भी इल्तुतमिश ने चलाई थी। इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। तो दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है बेटा, तो ध्यान रखिएगा दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है बेटा इल्तुतमिश को। अगला पॉइंट समझिएगा और पॉइंट बहुत गजब का है। कह रहा है कि इल्तुतमिश की प्रमुख विजय, बेटा इल्तुतमिश की प्रमुख विजय क्या थी, तो सबसे पहले बेटा 1215 में तराइन के युद्ध में ताजुद्दीन एद्दौल को पराजित किया। यानी 1215 में तराइन के युद्ध, तृतीय युद्ध में बेटा तराइन का तृतीय युद्ध किसके किसके बीच हुआ, तो इल्तुतमिश तथा ताजुद्दीन एल्लौद के बीच हुआ था। ध्यान रखिएगा जिसमें एल्लौद पराजित हुआ था और जीता कौन था, तो ध्यान रखिएगा कौन जीता था बेटा, तो ध्यान रखिएगा इल्तुतमिश जीता था। और कह रहा है कि 1217 ईस्वी में मंसूरा के युद्ध में नसरुद्दीन कुबाचा को पराजित किया और 1226 में बंगाल विजय की यहाँ के शासक गयासुद्दीन को पराजित किया और 1227 में बेटा सिंध एवं मुल्तान नसरुद्दीन कुबाचा को फिर से एक बार पराजित करता है और 1226 में बेटा 1226 से 1231 तक राजपूतों पर विजय प्राप्त करता है और 1235 में पंजाब के खोखरों पर विजय, यानी खोखर एक प्रकार की जनजाति होती थी। यानी जो ये कुछ किताबें ये कहती हैं कि मोहम्मद गोरी को पृथ्वीराज चौहान ने मारा था, परंतु कुछ किताबें ये कहती हैं कि मोहम्मद गोरी को खोखर जनजाति के लोगों ने बेटा घेर कर मारा था। तो देखिएगा आगे सब इतिहासकारों का जो मत है वो अपना अपना एक अलग अलग मत है। तो ध्यान रखिएगा अगला पॉइंट बेटा, अगला पॉइंट है बेटा तुर्क ए चिहलगामी या 10 चालीसा। बेटा इसकी स्थापना इल्तुतमिश ने की थी। इसमें
विश्वास पात्र अमीर होते थे जिन्हें बड़े बड़े पद दे दिए जाते थे। यह एक प्रशासनिक वर्ग था। बेटा इल्तुतमिश द्वारा प्रचलित सिक्के कौन कौन से थे? तो टंका, यह चांदी का सिक्का था। जीतल, यह तांबे का सिक्का था। इसमें 1.48 का अनुपात था। मतलब समझिएगा, इसमें 1.48 का अनुपात 1:48 यानी थोड़ी सी चांदी और 48% तांबा रहता था। तो ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट समझिएगा, इल्तुतमिश के उत्तराधिकारी। क्या बेटा? इल्तुतमिश के उत्तराधिकारी। तो ध्यान रखिएगा, इल्तुतमिश के उत्तराधिकारी, इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद 10 चालीसा और इल्तुतमिश के उत्तराधिकारियों के बीच भीषण राजनैतिक संघर्ष शुरू हुआ। इस समय 10 चालीसा सुल्तान निर्माता की भूमिका अदा कर रहे थे, यानी सुल्तान की भूमिका अदा कर रहे थे। और 1236 से 1266 तक के काल को चालीसा काल भी कहा जाता है। यानी 1236 से 1266 तक के काल को क्या कहा जाता है बेटा? चालीसा काल कहा जाता है। बेटा रुकनुद्दीन फिरोज शाह, ध्यान रखिएगा, यही पॉइंट समझ में आएगा और यहीं पर आपको पता चलेगा एक लड़की के बारे में जिसे कहा जाता है रजिया। क्या कहा जाता है बेटा? रजिया। तो ध्यान रखिएगा, रुकनुद्दीन फिरोज शाह 1236 से बेटा 36 ज़्यादा दिन तक शासन नहीं कर पाया। कह रहा है इल्तुतमिश अपनी पुत्री रजिया को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया, लेकिन अमीर तुर्कों यानी जितने भी तुर्की अमीर थे उनकी यह इच्छा थी कि रजिया यहाँ की राजा यानी यहाँ की सुल्तान नहीं बनेगी। तो बेटा देखिएगा आगे क्या कह रहा है, और उसे सम्मान नहीं किया गया। इसके पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज शाह को सुल्तान बनाया गया। सुल्तान की माता शाह तुर्कान थी, जो बेटा बहुत अय्याश थी। ठीक है, इसके बारे में मैं एक अलग से वीडियो भी बना दूंगा। जितने मैंने कहा है मैं अलग से बनाऊंगा जरूर। ध्यान रखिएगा, शाह तुर्कान विद्वानों एवं शेखों को दान किया करती थी, यानी बहुत कलेकार थी ये। ठीक है, कह रहा कि शाह तुर्कान विद्वानों एवं शेखों को क्या किया करती थी बेटा? दान दिया करती थी। अब देखिएगा अगला पॉइंट है बेटा रजिया। क्या है बेटा? रजिया। तो ध्यान रखिएगा 1236 से 40 बेटा 4 साल कह रहे शाह तुर्कान के आतंक से परेशान होकर एक दिन रजिया लाल वस्त्र धारण करके न्याय की याचना का यानी वहाँ पर न्याय की याचना का प्रतीक लाल वस्त्र धारण था करके जुमा के दिन नमाज के समय जनता के बीच पहुंची और न्याय की मांग करती है। कह रहा है दिल्ली की जनता ने राजमहल पर दावा बोलकर शाह तुर्कान और रुकनुद्दीन को बंदी बना लिया और रजिया सुल्तान बेटा और रजिया को क्या बना देता है? सुल्तान बना देता है। यानी पूरी जो जनता थी वह इकट्ठा होकर क्या करती है बेटा? रजिया सुल्तान को यानी रजिया को बेटा सुल्तान घोषित कर देती है। कह रहा है कि रजिया दिल्ली की पहली और अंतिम महिला सुल्तान थी। इसके शासनकाल में बेटा तुर्कों यानी जितने तुर्क अमीर थे उनका इसे बेटा विरोध करना पड़ा, यानी विरोध का सामना करना पड़ा। यानी विरोध का क्या करना पड़ा बेटा? सामना करना पड़ा। देखिएगा रजिया एक दृष्टि में मतलब रजिया के बारे में सिर्फ और सिर्फ रजिया दिल्ली सल्तनत की प्रथम एवं अंतिम मुस्लिम महिला सुल्तान थी, यानी महिला सुल्तान थी, वो भी मुस्लिम थी। ध्यान रखिएगा, रजिया ने जमालुद्दीन याकूत को प्रोन्नत करके अमीर आखूर यानी अश्वशाला का प्रधान नियुक्त कर दिया। बेटा तुर्की अमीरों ने रजिया का जमालुद्दीन याकूत से प्रेम संबंध का अफवाह फैलाया। रजिया के विरुद्ध षड्यंत्रकारी नेता इख्तियारुद्दीन एतगिन था। रजिया तरब हिंद के सूबेदार अल्तुनिया से पराजित हुई और अंततः दोनों ने क्या कर लिया बेटा? शादी कर ली, यानी विवाह कर लिया। और 1240 में कैथल के निकट रजिया एवं अल्तुनिया की क्या कर दी जाती है बेटा? हत्या कर दी जाती है। बाकी पढ़ेंगे बेटा नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में बेटा इतना ही।